दो पद्धति, हिंदुस्तानी और कर्नाटक पद्धति, है ना। तो कर्नाटक पद्धति में क्या होता है, सबसे पहले वो कोई भी गुरु के पास आप जाइए तो पहले कोई स्वर का अभ्यास नहीं कराएंगे, सबसे पहले वो ताल का अभ्यास कराएंगे। सबसे पहले वो पूरा आपका ताल साधेंगे। जब आपका ताल कंप्लीट हो जाएगा तब आप स्वर की तरफ पढ़ेंगे। तो हमको शास्त्रीय संगीत में पूरा ताल स्वर सबका विधिवत शास्त्रीय ज्ञान लेना पड़ेगा, तब हम शास्त्रीय गायक बन सकते हैं। और रही लोकगीत की, लोकगीत में तो हम सब जो हमारी आम जिंदगी में घटता है, हम गांव में जाते हैं तो देखिए महिलाएं, उन्हें कोई सुर कोई राग नहीं मालूम, लेकिन हर तरह के गीत वो गाती हैं, उनमें राग होता है, ऐसा नहीं, क्योंकि राग भी लोक से ही उपजा है। ये जो शास्त्रीय संगीत है इसका जड़ जो है लोक है, लोक संगीत से ही राग शास्त्रीय संगीत उपजा है। जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी। मनोज सर, जैसे कि आकाश जी ने बताया कि आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार मिला, तो पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपने संगीत की शिक्षा हासिल कहाँ से की और संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी? सबसे सुंदर प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है। मेरा झुकाव, वैसे तो मेरा कोई घराना, कोई खानदानी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ प्योर मिठाई का कारोबार होता है, तो दूर दूर तक कहीं कोई मेरे ना रिश्तेदारों में ना परिवार में इस क्षेत्र में नहीं था। मेरा झुकाव हुआ, मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं श्री कौशल कुमार गुप्ता जी, उनके साथ में ये जो मानस पाठ होता है, रामचरित मानस का पाठ, वो मुझे अपने साथ ले जाते थे। और धीरे धीरे जाते जाते मुझे ऐसा शौक़ लगा कि वो शौक़ आज यहाँ पर ले आया मुझे। और जब मैं आपको बताऊं कि रात में ये अखंड मानस पाठ होता था, 24 घंटे का होता था, तो उनके साथ मैं जाता था। अगर रात 10 बजे बैठ गया, रात 10 बजे अगर बैठ गया तो विश्वास नहीं करेंगे, सुबह 3-4 बजे तक मैं उसी तरह बैठा रहता था, बीच में उठता नहीं था। और हारमोनियम, तबला, ढोलक या कुछ ये किसी से सीखा नहीं, वही रखा रहता था, बजाते बजाते कोशिश करते करते ये मैं सीख गया। और आज जो मेरा रियाज कह लीजिए या इस क्षेत्र में आने का सारा श्रेय मैं अपने प्रथम गुरु श्री कौशल कुमार गुप्ता जी और रामचरितमानस का जो पाठ है उसे देता हूँ। गुरुओं का तो आशीर्वाद होता ही है सर। जैसे कि आप बच्चों को सिखाते भी होंगे, तो एक गायक बनने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं? संगीत की शिक्षा, वाद्य यंत्रों की जानकारी, रियाज या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मैंने पहले ही बता दिया कि पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ, अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि है तो उससे लाभ बहुत मिलता है आगे बढ़ने में। लेकिन रियाज तो आपको करना ही पड़ेगा, वो चाहे विद्यार्थी हो चाहे कलाकार हो। कोई भी कलाकार अंत तक एक विद्यार्थी बन के अगर सीखे तो सफल रहता है। और हमें हमेशा, क्योंकि साधना सबसे ज़रूरी है, वो चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, नाट्य क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हम किसी भी क्षेत्र में जाएं तो सबसे बड़ी साधना होती है। और साधना हमें हमेशा करनी चाहिए, चाहे हम जितने बड़े कलाकार बन जाएं। और गायन के लिए तो हमें कम से कम कुछ नहीं, अगर शॉर्ट टर्म में करें तो कम से कम गिरी सी हालत में आधे घंटे मिनिमम रोज़ हमें रियाज करना ही करना है, क्योंकि बिना उसके हम आगे मंच पर या अपनी कोई भी प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, शिक्षा ही जीवन है। और प्रश्न नंबर 3 सर,
लोक गायन, शास्त्रीय गायन, भजन गायन, गजल गायन या फिर आजकल का नया प्लेबैक सिंगिंग जो होता है, इनमें क्या अंतर है? देखिए, सब अपने आप में एकदम अलग है। आप सबसे पहले लीजिए शास्त्रीय गायन। शास्त्रीय गायन में अगर आपको, जब तक आप रियाज नहीं करें, रागों का जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, और रागों के साथ साथ देखिए हमारे यहाँ तो दो पद्धति है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक पद्धति, है ना। तो कर्नाटक पद्धति में क्या होता है, सबसे पहले वो कोई भी गुरु के पास आप जाइए तो पहले कोई स्वर का अभ्यास नहीं कराएंगे, सबसे पहले वो ताल का अभ्यास कराएंगे। सबसे पहले वो पूरा आपका ताल साधेंगे। जब आपका ताल कंप्लीट हो जाएगा तब आप स्वर की तरफ पढ़ेंगे। तो हमको शास्त्रीय संगीत में पूरा ताल स्वर सबका विधिवत शास्त्रीय ज्ञान लेना पड़ेगा, तब हम शास्त्रीय गायक बन सकते हैं। और रही लोकगीत की, लोकगीत में तो हम सब जो हमारी आम जिंदगी में घटता है, हम गांव में जाते हैं तो देखिए महिलाएं, उन्हें कोई सुर कोई राग नहीं मालूम, लेकिन हर तरह के गीत वो गाती हैं, उनमें राग होता है, ऐसा नहीं, क्योंकि राग भी लोक से ही उपजा है। ये जो शास्त्रीय संगीत है इसका जड़ जो है लोक है, लोक संगीत से ही राग शास्त्रीय संगीत उपजा है। और जहाँ तक लाइट म्यूजिक की आपने बात की, लाइट म्यूजिक में भी आप, या इसी में नहीं, किसी भी गायन में आप जब तक भाव, अपना एक्सप्रेशन नहीं डालेंगे, शब्दों का कैसे गीत का चयन करते हैं, और मंच कैसा, जहाँ मंच आप सामने देखते हैं और कैसी श्रोता है, कैसी ऑडियंस है, उसके हिसाब से आप प्रस्तुति देते हैं। ये सुगम संगीत, इसे थोड़ा सा आसान माना गया है और हर कोई इसे गा सकता है। देखिए, गाने का केवल गायक ही नहीं गाता, हम सब जितने बैठे हैं, संगीत ऐसा है कि कोई भी, चाहे वो रिक्शे वाला हो, फेरी वाला हो, मजदूर हो, संगीत सबको प्रिय होता है। आप देखते होंगे, कुछ नहीं तो वो रेडियो ही सुन रहा है, आजकल मोबाइल आ गया तो मोबाइल से गाने सुन रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है बड़े सरल शब्दों में कि गायन जो गायकी होती है, संगीत होता है, वो सबको प्रिय होता है। सर, अगला प्रश्न मेरा इसी से रिलेटेड था कि आपने कहा संगीत सबको प्रिय होता है, जैसे कि एक रिक्शा वाला होता है वो भी सुनता है, हम सब भी सुनते हैं। अक्सर लोग गाना गाना चाहते हैं पर वो झिझकते हैं, उनके लिए आप महत्वपूर्ण कि वो आगे कैसे बढ़े अगर कोई करना चाहे? सबसे पहले तो वो अपने पसंदीदा जो उनके गायक हैं, कोई भी गायक पसंदीदा हो, उनके गानों को सुने, है ना, या जिनसे वो प्रभावित हो, जिस कलाकार से प्रभावित हो, उनके गाने सुने, मंच, उनकी मंची प्रस्तुति देखे, कार्यक्रम सुनने जाए और उनसे सीखे और खुद अपनी आवाज़ खुद रिकॉर्ड करे और सुने। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनने में बहुत सारी जो हमारी कमियां हैं, वो कमियां तुरंत पता चल जाती है। हम लोग भी अपनी कोई भी गीत गाते हैं या कुछ गाते हैं तो पहले उससे रिकॉर्ड करते हैं। शुरू में बहुत कमियां मुझे दिखी, मैं भी अभी पूरी तरह संपूर्ण नहीं हुआ वो, भले 38-40 साल हो गया है, लेकिन मैं अभी अपने गायन से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे और भी करना है हमेशा निरंतर, क्योंकि आज का ज़माना है, नए नए दौर आ रहे हैं, नए नए गाने आ रहे हैं, नए नए कलाकार आ रहे हैं, और कलाकार तो इतने अच्छे आ रहे हैं कि अगर उन्हें मंच मिले तो, आपने देखा इधर टीवी शो कितने आए, एक से एक कलाकार आए, लेकिन मंच सबको नहीं मिल पाया, इसलिए फिर धीरे धीरे वो कलाकार फिर दब गए। और कई कलाकारों ने अपनी एक अलग पहचान, जिन्हें मंच मिला समय से, उन्होंने अपनी एक पहचान भी स्थापित की। तो इसलिए नए कलाकारों को यही है कि सबसे पहले जितना हो सके सबका, सारे कलाकारों को सुन करके उनसे सीखें और हमेशा सीखते रहें। कहीं भी कार्यक्रम हो तो वो जाने की कोशिश करें और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुने और नए नए प्रयोग करते रहें, ताकि, और कभी हिचके नहीं, धीरे धीरे, अगर छोटा मंच हो पहले छोटे मंच से शुरुआत करें, छोटा मंच से शुरुआत करें, पर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। सर, इसी में एक प्रश्न था मेरा, जैसे मैं कुछ समय पहले बांसुरी सीखने के लिए मैं रविशंकर जी के पास गया, तो उससे पहले, क्योंकि मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ, अब प्रयागराज में आए तो यहाँ देखा कि काफ़ी लोग सीखते हैं, काफ़ी गुरु हैं जो सिखाते हैं,
गुड़गांव में, दिल्ली में, ऐसे शहरों में उतने लोग नहीं होते सिखाने के लिए, तो लोग चुनते हैं ऑनलाइन माध्यम। जैसे बांसुरी सिखाने के लिए ऑनलाइन ट्यूटर्स होते हैं अब सिखाने के लिए। उसमें क्या होता है कि वो अमाउंट पे कर देते हैं, सीख नहीं पाते, या उनका एक टाइम फ्रेम होता है कि रोज़ का आपको 2 घंटे का सीखना है, उसके बाद क्यों वो पूरा हो नहीं पाता किसी वजह से, जैसे काम में कोई है बंदा या कोई घर की कार्य में है, वो सीख नहीं पाता है उस चीज़ को। तो उस विषय को आप कैसे बताएंगे? देखिए, समय आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन तो आपको अगर समय नहीं है आप, लेकिन सबसे पहले अगर आप सामने जो बैठ के सीखेंगे, जितना आपको ज्ञान मिलेगा उससे आप कहीं भी चाहे कितना भी सुन के ऑनलाइन या किसी भी तरीके से आप करेंगे, वो सफलता नहीं हासिल होगी आपको। जो सफलता आपको सामने से बैठ करके सीखने में होगी। आजकल इतने ऐप चल गए हैं और इसका ज़माना आ गया है, तो आदमी, समय भी लोगों के पास कम है तो इसका उपयोग कर रहा है कि उपयोग सार्थक भी हो रहा है। ऐसा नहीं है, लोग बाहर विदेशों में रह करके, जो विदेशों में बच्चे हैं, यहाँ से मैं कितने गुरुओं को जानता हूँ, वो विदेशी बच्चे या कहीं भी रहें यहाँ से सीखते हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए समर्पण और समय ये ज़रूर देना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को करने में समय देना पड़ेगा। सर जैसे आपने कहा समय देना पड़ेगा, तो आप जैसे रियाज करते हैं, बाकी दर्शक दीर्घा में भी लोग बैठे हैं, कुछ नौजवान हैं हमारे बीच में जो आगे आपको प्रेरणा स्रोत लेते होना चाहते हैं, वो चुनौतियों का सामना के, जैसे परिवार की समस्या है, परिवार वाले आगे नहीं बढ़ने देते कि तुम इसमें आगे कैसे बढ़ पाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज समय बिल्कुल बदल गया है, सब इससे सहमत होंगे। आज से अगर 15 साल पहले ही पीछे चले जाएं तो इस संगीत को कितनी हेय दृष्टि से देखा जाता था। कोई भी कलाकार या संगीत में आए या नाटक में आए, किसी भी कला के क्षेत्र में जाए तो उतना बढ़ावा नहीं मिलता था। सब लोग चाहते थे केवल पढ़ाई में रहे, पढ़ाई करते एक अच्छी नौकरी हासिल करे, यही उद्देश्य रहता था। संगीत की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं होता था। लेकिन आज माहौल एकदम बदल चुका है। आज घर परिवार वाले भी बहुत ध्यान देते हैं अपने बच्चों पर, पूरा समय निकालते हैं अपने बच्चों के लिए, कहीं भी क्लासेस ले जाते हैं, कहीं कार्यक्रम हो वहाँ ले जाते हैं, कोई प्रतियोगिता हो वहाँ ले जाते हैं। इसलिए ये कहना तो नहीं कि घर वाले अब सहयोग नहीं करते, घर वाले खूब सहयोग करते हैं। अब किसी भी क्षेत्र में हो, कला का कोई भी क्षेत्र हो, घर वाले भरपूर सहयोग करते हैं। बस समर्पण और लगन, जैसा मैंने कहा, सीखने के वाले के अंदर अगर क्षमता है तो सब कुछ हासिल कर सकता है। जी बिल्कुल सर, सीखना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल सर अगला प्रश्न है, गायकों की संख्या तो बहुत है पर कुछ ही कलाकार हैं जो शीर्ष तक पहुंच सकते हैं, पहुंच पाते हैं, उसमें आप कुछ कहना चाहें? देखिए, गायकों की संख्या वास्तव में बहुत है, लेकिन आजकल सबको मालूम है, जैसा अभी बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, सीखना। कोई सीखना नहीं चाहता। अगर सीख करके कोई आगे बढ़ेगा तो सफलता मिलनी ज़रूरी है। लेकिन आजकल क्या होता है कि व्यक्ति सीखता है, कोई एग्ज़ाम आया तो सोचता है चलिए कुछ दिन, महीना 2 महीना हम अपने गुरु के पास चले जाएं, सीख लें और एग्ज़ाम दे लें, एग्ज़ाम दे के पास हो जाएं। तो ये हो रहा है, और एग्ज़ाम दे के वो पास हो, तब केवल सीखने, एग्ज़ाम के लिए वो सीखता है, समर्पण नहीं रहता। और वो चाहता है कि मैं सीख लिया तो मुझे तुरंत मंच भी मिल जाए, तुरंत मंच मिल जाए। और मंच मिल जाए बड़ी अच्छी बात है, मंच मिलना कलाकार के लिए बहुत अच्छी बात होती है। मंच भी मिल जाए, मंच के बाद उसे उतना ही पैसा भी मिले थे, मंच के बाद तुरंत उसे पारिश्रमिक भी मिलना शुरू हो जाए, तो वो डिवोशन रहता नहीं है। हम लोग, आप समझ लीजिए, जैसा मालूम है, सबको मालूम है, सब हमारे परिचित हैं जितने लोग बैठे हैं, 38-40 साल हो गया, और 15-20 साल मैंने बिना पारिश्रमिक के, मतलब जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि रामायण पाठ कोई बुलाए और चाहे ना बुलाए, रात हो, बारिश हो रही है, कीचड़ है, साइकिल उठा करके चले जा रहे हैं, मतलब वो जानता भी नहीं कहाँ पर हो रही है। जिनके यहाँ हो रही है वो मुझे नहीं जानता, लेकिन हम लोग जाते थे, खूब रात भर बैठ करके पूरा पाठ करते थे, फिर अपना चले आते थे। समर्पण होना चाहिए, कोई पैसे की कोई उम्मीद नहीं रखते थे। मैंने तो बहुत संघर्षों में जीवन बिताया, जैसे मैंने कहा कि
मेरा पेशा मेरे घर का हलवाई का था। तो इंटर पास करने के बाद ही मैं यहीं एक विद्यालय है रानी रेवती देवी, 1987 में इंटर मैंने पास किया। तो पास करते ही मैं वहाँ पर 1 घंटे के लिए जाने लगा। 1 घंटे के लिए जाने लगा तो कोई साधन भी नहीं था तब। वास्तव में पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मेरे परिवार मोहल्ले में एक चाय की दुकान थी, उसकी बेटी अपना साइकिल बेचना चाह रही थी, वो लेडीज साइकिल थी। तो मैंने उसे 200 रुपये में ख़रीदा और उससे जाता था 1 घंटे के लिए वहाँ पर जाता था। धीरे धीरे करते करते 90 में एक वांट निकली। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि एक वांट निकली है सिद्धगिरी बाग वाराणसी में, आप जाइए। तो वहाँ मैं गया, एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू हुआ। तो मेरा वहाँ के बाद सिलेक्शन हुआ ज्वाला देवी शिशु मंदिर में। तो मैंने 2007 तक वहाँ किया। फिर उसके बाद फिर रानी रेवती देवी आ गया, आज तक वहीं पर हूँ। तो संघर्ष बड़ा जीवन रहा है और बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होता है। बिल्कुल सर, बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होता। आपने बिल्कुल सही कहा। सर अगला प्रश्न हमारा है कि आप कला के साथ साथ समाज सेवा में भी जुड़े हुए हैं, तो आप समय कैसे मैनेज करते हैं अपना कि कला के लिए, बच्चों के लिए और उन सब चीज़ों के लिए आप समय निकालते हैं? जैसा मैंने बताया कि इंटर पास करने के बाद ही मेरा, जब मैं कॉलेज में लग गया उसके बाद मैंने आगे की शिक्षा प्राइवेट, जो डिग्री थी प्राइवेट, वो प्राइवेट हासिल की। और मेरा झुकाव इसी से बढ़ता गया, चूँकि मैं ऐसे संस्था में काम कर रहा हूँ। आरएसएस का ये संस्था है विद्या भारती। तो वहाँ से प्रेरणा मिली, वहाँ से कोई जब वहाँ जुड़ गया तो एक सेवा भाव आ गया। फिर धीरे धीरे मैंने एकता संस्था से जुड़ाव मेरा हुआ, उसके माध्यम से नाटकों और जो बच्चों, सबसे ज़्यादा मैंने काम किया है छोटे बच्चों की कार्यशालाओं में। संगीत की कार्यशाला लगभग 20 वर्ष से मैं एकता के माध्यम से कर रहा था। इधर कुछ वर्षों में वो बंद हुई है। पहले वहीं अपने जहाँ मैं पढ़ाता था ज्वाला देवी में, वहाँ आयोजित करता था। उसके बाद फिर रानी रेवती देवी। गायन से नाटक हुआ, नाटक से नृत्य, नृत्य से फिर कम से कम 1 दर्जन उसमें जोड़ते गए क्रियाकलाप। और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना। फिर जब 15 दिन की कार्यशाला हो जाती थी, उन्हीं बच्चों की प्रस्तुति जो सीखे रहते थे यहीं आपके केंद्र में उनकी प्रस्तुति होती थी। सबको प्रमाण पत्र और सबको मोमेंटो या उपहार सबको प्रदान किए जाते थे। जी बिल्कुल सर। सर दर्शक वीरगामिन हमारे साथी कर रहे हैं, अगर आप सभी के कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। मनोज जी नमस्कार। 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 मनोज जी हमारे पड़ोसी भी हैं। एक सवाल आपसे ये पूछना था कि इलाहाबाद में जो नाटक होते हैं उनका संगीत पक्ष बहुत कमजोर है, और अगर हम लोगों को संगीत के लिए किसी की ज़रूरत भी पड़ती है तो 2 ही 4 लोग हैं, उन्हीं से हम लोग मतलब मदद मांगते हैं, वो लोग कर ही देते हैं। लेकिन वो ना तो उस तरीके से नाटक से जुड़े होते हैं और न ही वो उतना हमें टाइम देते हैं। वो कहते 3 दिन का टाइम देंगे और 3 आया वहाँ किया हो गया और जैसा गाया वैसे गा दिया। तो इस क्षेत्र में आप लोग क्या एफर्ट कर सकते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे सीखते हैं वो थिएटर के हिसाब से भी म्यूजिक को सीखें या समझें कि म्यूजिक एक ही है, चाहे वो थिएटर में हो चाहे वैसे परफॉर्मेंस हो। तो उनकी एक पौध मुझे लगता है तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जो नाटक हैं उनका संगीत पक्ष अच्छा हो सके। इस विषय में आप क्या? बहुत अच्छा ये प्रश्न है, और जैसा मैं भी करना चाह रहा था, आपके यहाँ आया भी मैं आपके नाटकों में, लेकिन समय मैं भी नहीं दे पाया चूँकि। लेकिन ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि बच्चे इससे कैसे जुड़ें। तो मैं आपके इस प्रश्न का स्वागत करता हूँ, और कुछ बच्चों को मैंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं पूरे सीरियस होकर के उन बच्चों को इस क्षेत्र में भी आने के लिए प्रेरित करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। आगे आपको मेरी जब भी ज़रूरत हो, जितना भी समय मुझे मिलेगा, मैं हर तरह के निःशुल्क, मैंने, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, आज तक मैंने सिखाने का 1 पैसा नहीं लिया।
मेरे गुरुओं ने भी मुझसे एक पैसा नहीं लिया, वही परंपरा मैं भी निभा रहा हूँ। कोई भी मुझसे सीखता है तो मैंने उससे, चाहे उसके घर जाके सिखाऊं, चाहे वो घर पे आके सीखे, मैं एक पैसा आज तक ना लिया और ना आगे लूंगा। ये मेरी फ्री सेवा रहेगी, जब भी आप चाहेंगे, ये मेरा वादा है। नहीं, पैसा तो जैसे हम लोग नहीं तो पैसा तो हम लोग नहीं, वो तो अलग चीज है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस चीज को मैं आगे जरूर कोशिश करूंगा उन बच्चों से भी जो आपने कहा। वो बच्चे अलग थलग रहते हैं कि हम म्यूजिक वाले बच्चे, हम थिएटर में नहीं जाएंगे, नहीं, उनको खराब हो जाए कि हमारा वो कॉर्ड फट जाएगा, पता नहीं क्या क्या होते हैं। नहीं, ये तो बड़ा प्रयोग बहुत अच्छा होता है उनसे, और उनकी रियाज होगा, निखार होगा। मेरा ऐसा मानना है कि उसमें जाने से बिल्कुल ना उनकी आवाज़ खराब होगी, ना कोई उनको नुकसान होगा। उसमें इतने वेरिएशन करने पड़ते हैं कि उनका खुद का ज्ञान बढ़ेगा और इसी बहाने उनका रियाज भी बना रहेगा। निश्चित, जैसे आप नाटक का रोज अभ्यास करती हैं, वही अभ्यास उनके साथ होगा ना। उनको तो अभ्यास करने का एक मौका मिलेगा, अभ्यास करने का एक मौका मिला, मंच मिला उनको, सबसे बड़ी बात। तो इसलिए उनके वेरिएशन भी बढ़ेंगे, आगे जानकारी भी उनकी बढ़ेगी। सर, मेरा नाम विनय त्रिपाठी है। मैं जानना चाहता हूँ सर, गज़ल गायन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये हमको बता दें। गज़ल गायन में सबसे पहले बात तो आप कौन से शायर की गज़लें सुनते हैं, है ना। सबसे बड़ी सिलेक्शन सबसे बड़ा मायने रखता है। उसके बाद तलफ़ुज़। अब ज़िंदगी को हम ज़िंदगी बोले हैं, गम को गम बोले हैं, तो गज़ल गायन में और एक शास्त्रीयता का जब तक पुट नहीं रहेगा, गज़ल केवल गीत की तरह नहीं, आजकल तो गीत नुमा भी गज़ल होता है, ऐसा नहीं है। गज़ल को सब लोग गा दे रहे हैं, गीत को भी गज़ल कह के गा दे रहे हैं, लेकिन गज़ल का एक ठहराव है, एक शास्त्रीयता भी उसमें। और जैसे अच्छे शायरों का चयन करिए और तलफ़ुज़ पर विशेष ध्यान दीजिए। धन्यवाद जी। भैया प्रणाम। मेरा एक सवाल ये है कि आपने अपनी पृष्ठभूमि की शुरुआत करी थी सबसे पहले, तो ज़्यादातर जिन भी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बिजनेस होता आया है जी, और आपने कहा कि आप अपने पूरे परिवार रिश्तेदारों के बीच एकमात्र ऐसे कलाकार निकले जिन्होंने शायद अपने मन की सुनी, अपनी सोची समझी, अपने टैलेंट को पहचाना और धीरे धीरे निखारा। इस यात्रा में कभी कोई ऐसा भी समय कभी आपके जीवन में आया हो जब आपको लगा हो कि शायद मेरा ये चुनाव गलत था, अगर मैं अपने पिताजी का व्यवसाय ही आगे बढ़ाता तो शायद मैं और तरक्की करता और शायद वो बिजनेस और बड़ा होता, कोई ब्रांड बन गया होता कल को। क्योंकि हमने तो बचपन से सुलेम सराय की वो जलेबी खाई है, मैं तो उसी क्षेत्र का रहने वाला भी हूँ, तो इतनी जलेबियाँ वहाँ की खाई हैं और वहाँ का जो तांता लगता है लोगों का आज भी जिस तरीके से आपकी दुकान के आगे, अगर आपने उसको और उसी को पकड़ा होता, कभी ऐसा मन में आया, कभी ऐसा हुआ लाइफ में? मैं जो भी बात आज कह रहा हूँ एकदम बेबाक कह रहा हूँ, कोई बनावटी नहीं, और मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ, कभी रंच मात्र भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं इस क्षेत्र में गलत आ गया। सबसे बड़ी बात, परिवार का इतना सहयोग था, या यूँ कहें कि परिवार बहुत शिक्षित ना होने के कारण मुझे कभी रोका टोका नहीं गया। मेरे परिवार में, मैं समझ लीजिए मैं आगे की उच्च शिक्षा भी कर लिया, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, मेरे परिवार ने कभी ये नहीं जाना कि मैं कैसे पढ़ा, कहाँ से इसकी व्यवस्था किया, कैसे आगे बढ़ा, कितने बजे रात भर, कभी मैं 2 बजे रात आया, कभी 3 बजे रात आया, घर वालों ने कभी कुछ नहीं पूछा। अब आपने कहा, जैसे उसके बाद फिर मैं घर के आगे ही आपने देखा भी होगा, मैं 4-5 साल गर्मी की इस गर्मी में मैं कॉलेज से आता था तो लस्सी भी लगाता था, लस्सी बेचता था, घर वाले दही जमाते थे, सब मैं करके फिर आके खुद दुकान लगा करके 7-8 बजे तक उस दुकान पे भी मैंने अपने खर्चे खुद हासिल किए हैं आगे बढ़ने के लिए, घर वालों से मांगा नहीं। ये मुझे गर्व है अपने इस संगीत के क्षेत्र में आने का। कभी मुझे इसका ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं गलत क्षेत्र में आ गया। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार।
आपने बहुत ही जानकारियाँ हम लोगों को दी। हमारा एक छोटा सा प्रश्न ये था कि जब आपका विवाह हुआ था और विवाह आपका हुआ माँ भगवती जगदम्बा के उस मंदिर के पास में जिले विंध्यवासिनी कहते हैं, और माता का एक गायन है जो कजरी है, तो वो भी आप गाते हैं, वो भी पता है। तो क्या आपने अपने ससुराल पक्ष से कभी इसको सीखने की कोशिश करी या सीखा, या अपनी धर्मात्मा स्वरूप धर्म पत्नी जी से इस बारे में आपने कभी कुछ ग्रहण किया क्या? बड़ा सुंदर प्रश्न है। मैं कैसे इस क्षेत्र में आया ये भी बता दूं। भले कोई, जैसे मैंने कहा, कोई घराना नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन मेरे पिताजी को शौक था, मेरे पिताजी को गाने का शौक था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब वो, जिसे छोटा ख्याल राग यमन का आशावरी में एक दिन मुझे ऐसे ही सुनाने लगे, छोटा ख्याल गाने लगे, और मुकेश का गाना मैंने उनको रिकॉर्ड किया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं आज तक नहीं जानता था। एक उन्होंने बताया, घर में मेरी छोटी सी हारमोनियम थी, उन्होंने बताया कि मुझे एक महात्मा जी ने दिया था इसे, और उन्होंने कहा कि मुझे इतना शौक था, पहले से ही सोचा था। वैसे मैं एक और बात बता दूं कि मैं अपने परिवार में 12 साल बाद मैं पैदा हुआ हूँ, और मेरे पिताजी को पहले ही एक वो था कि कोई मेरा पहला जो भी पुत्र होगा या पुत्री होगी उसे मैं संगीत क्षेत्र में डालूंगा। उन्होंने मुझे बाद में ये बातें बताई। और जैसा आपने कहा कि विंध्यवासिनी, मेरा ससुराल ठीक विंध्याचल मंदिर के ठीक बगल में एकदम लगा हुआ है, तो प्रेरणा तो मिली ही मुझे। वहाँ सारे लोग जानते भी थे, और वहाँ हर साल मंदिर में ही कार्यक्रम होता है। तो महेश्वरपति त्रिपाठी थे वहाँ पर, अब नहीं है। उन्होंने कला को बहुत बढ़ाया, पाठक जी थे, उनके माध्यम से मैंने लगभग 15 साल लगातार उस कार्यक्रम का संचालन भी किया, उसमें व्यवस्था भी किया, और कार्यक्रम भी करता रहता था। तो पत्नी भी वैसे घरेलू गाने गाती हैं, माता जी भी घरेलू गाने गाती हैं, तो प्रभाव तो पड़ता ही कहीं ना कहीं से। इसका प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ा है। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक प्रश्न था मेरा। जी। बहुत सारे सिंगर बॉलीवुड में या मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते, जो फेमस हो चुके हैं, जो प्रसिद्ध हैं, और जो प्रसिद्ध नहीं हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा क्या फैक्टर है कि कुछ लोग बहुत बेहतर काम करते हैं, एक मुकाम पहुंचते हैं, और कुछ लोग कहीं रुक जाते हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते, गायक होते हैं, लेकिन कुछ लोग एक अपनी पोजीशन बनाते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, और कुछ लोग कहीं पे रुक जाते हैं। उसका क्या फैक्टर है, उसका क्या कारण है? वैसे इस बात को मैंने पहले बता भी दिया था, फिर भी बता रहा हूँ कि जितने भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप कह रहे हैं मंच नहीं मिल पा रहा है, वही बात हुई कि हम देख करके हमें बड़ा अच्छा लगता है, कभी गा रहे है, इसको इतना अच्छा मंच मिला है, इतना नाम हो रहा है। वही जब तक आप सीखेंगे नहीं, पहले छोटे छोटे मंचों से शुरुआत करिए, पहले सुनना सीखिए, जाके पहले कार्यक्रम को सुनना सीखिए, सब जगह अटेंड करिए, कौन किस शैली में गा रहा है उसकी शैली को पकड़िए, जो भी आपके पसंदीदा गायक हैं उनकी शैली को पकड़िए, और जब आप सीख लीजिए तो छोटे मंचों से शुरुआत कीजिए, तब आप धीरे धीरे बढ़ करके अपने अगले मंच तक पहुंचेंगे। और एक कारण और भी है कि जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, या जिन्हें प्लेटफॉर्म मिल गया, जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, ऐसा नहीं कि वो कलाकार नहीं है, ये थोड़ा कुछ लक भी काम करता है, और कुछ अपने अप्रोच भी काम करते हैं। थोड़ा सा अप्रोच भी बनाना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अपने गीतों को आजकल देखिए कितने लोग गीत अपने गा के डाल रहे हैं, अपने गीतों को आप डालिए, कहीं ना कहीं से आपको वो प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई ज़रूर पहचानेगा, और आपको जो आप मुकाम चाहते हैं वो ज़रूर हासिल होगा। बस निरंतर मेहनत करते रहना, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी आपने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन ये बताइए कि आज हमारे जो कार्यक्रम है उनमें दर्शक क्यों नहीं आते? उसका आप कहीं ना कहीं अपने मीडिया पे या अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हाँ बोझ डालेंगे या नहीं डालेंगे? इसका उदाहरण सामने ही आपके देख लीजिए, इसका उदाहरण आज सामने ही है। आपने भी अपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कितना प्रचार किया, और मैंने भी, मेरे 5000 से ज़्यादा फेसबुक पे 5000 से ज़्यादा होते नहीं, तो लिमिट है, तो उतने में पूरे मैंने प्रचार किया। और मेरे लगभग 4000 से ज़्यादा व्हाट्सएप पर हैं, उस पर मैंने डाला, व्यक्तिगत लोगों को कहा। आजकल कोई, आज 10 लोगों से बात हुई, बोले आज मेरा यहाँ कार्यक्रम है, आज मेरा वहाँ कार्यक्रम है। कुछ लोगों ने कहा अरे बड़ी धूप है, थोड़ा सा आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा। सुन लूंगा। तो इसमें दोष हम किसी का कह नहीं सकते। और मीडिया भी आजकल देखिए, आप पका पकाया आप दे दीजिए, कोई मीडिया यहाँ पर आना नहीं चाहता। कोई भी मीडिया बहुत मुश्किल से आना चाहता है, वो चाहता है हमें क्या कार्यक्रम हुआ आप बना के दे दीजिए, फोटो भेज दीजिए, हम छाप देंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले मीडिया पहुंचती थी, पूरा उसका रिव्यू देखती थी, तब वो उस हिसाब से समाचार लिखती थी। तो बदलाव तो आया ही, जैसे उसमें बदलाव आया वैसे हमारे दर्शकों और श्रोताओं में बदलाव आया। इसका उदाहरण सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सभी का ज्ञानवर्धन करने के लिए। आपने शुरुआत में कहा कि आपका परिवार मिठाई की व्यापार करता था, कुछ एक मीठा सा गीत हो जाए हमारे लिए, दर्शकों के लिए। चलिए, इस गीत में भी को गाने से पहले मैं बता दूं, सबको अपनी कमियां, हेलो 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 हेलो, सबको अपनी कमियां जरूर बतानी चाहिए। और मेरे अंदर क्या कमी है, चाहे कलाकार चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अपनी कमियों को छुपाना नहीं चाहिए। और मेरी कमी है कि मैं शुरू से, मैंने बचपन से ही हारमोनियम पकड़ लिया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिना हारमोनियम के डगमगा जाता है। मैं आगे ये भी कहूँगा आने वाले कलाकारों से कि इसके भरोसे बिल्कुल ना रहें, इस पर आश्रित ना रहें, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन भज मन राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई। राजधरवी से आपके आयोजन को मैं विराम दे रहा हूँ। अरे सर एक और वो सब में है क्या? हाँ अब फुर्सत में चिट्ठी आई है एक बार। अभी आगे और होना है अरे कार्य। सब ठीक है, चिट्ठी आई है। रिदम कौन देगा? अरे आप है, आप खुद रिदम है।
अच्छा तालियां बजा दी 1 2 3 4 नहीं तालियां वैसे नहीं लाए में 1 2 3 4 चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है पहले जब तो खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था बंद हुआ ये मेल भी अब तो खत्म हुआ ये खेल भी अब तो डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है तेरी माँ का हाल बुरा है तेरी बीवी करती है सेवा सूरत से लगती है बेवा तूने पैसा बहुत कमाया इस पैसे ने देश छुड़ाया देश पराया छोड़ के आजा पंछी पिंजरा तोड़ के आजा आजा उम्र बहुत है छोटी अपने घर में भी है रोटी चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है।